इसी तरह से हमने बात जब शुरू की थी तो मैंने कहा कि पाकिस्तान का मसला ये है कि हम इल्म से दूर हो गए। इल्म से दूर होने के असबाब में एक सबब ज़बान से दूर हो जाना है, एक अपने रिवायात से दूर हो जाना है, और एक ग़ुलामाना सोच का जो है ना वो पनप जाना है। और जब एक आपका अगर कोई काम पूरा हो जाए ना तो आप ख़ुद से वो काम करने की कोशिश नहीं करते। तो हमारे कासे में ना इल्म मगरिब जो है ना वो इल्म डाल देता है थोड़ा बहुत, तो फिर हम ये समझते हैं कि हमारी शायद ज़रूरत पूरी हो। तो इस ख़याल को मैंने नज़्म किया। ये नज़्म अक्सर जिसे कहना चाहिए मुशायरों में बड़ी पसंद भी की जाती है। इसका उन्वान है लंडा बाज़ार। बहुत खूब। चले आओ भाई, चले आओ भाई, चले आओ भाई, चले आओ भाई, नई खेप का माल है, मुफ्त के दाम है। आइए साहिबो आइए, हर तरह का यहाँ माल मौजूद है। खुशनुमा, कीमती, देर पा, नित नए फ़ैशनों की तो भरमार है। देर मत कीजिए, बस चले आइए, देखते जाइए। मगरिबी फ़लसफ़ों के ओवरकोट हैं, यूरोपी इल्म हिकमत के बनियान हैं, और यूनानो रोमा की दानिशवरी की हैं उम्दा कमीज़ें। ये जर्मन तफक्कुर की पतलून देखें, ये अमरीकी ख्वाबों की रंगीन टाई, फ़रंगी सियासत की लंबी सी जर्सी, फ़्रांसीसियों के वजूदी तसव्वुर के खमदार मफलर। अदब की हैं शालें, तख़य्युल के चश्मे, सकाफ़त की टोपी, मईशत के मोज़े, तरक्की के जूते, समाजी खिलौने भी ढेरों मिलेंगे। चले आओ भाई, चले आओ भाई, ये बाज़ार है, ये बाज़ार है। अपनी बस्ती में बस अब यही एक बाज़ार है। अपनी महरूमियाँ जेब में डालकर हम चले आए हैं। आ गए हैं कि अपने लिए अहले मगरिब की उतरन, ये कोहना लिबादे, ये मतरूक सोचे ख़रीदें। ख़रीदें वो मलबूस जिनमें हमारी न खुशबू कोई, ऐसे मलबूस जिनका हमारी रिवायत, सकाफ़त, रिवायत से कुछ भी इलाका नहीं। कितने बेबस हैं हम, कितने बेहिस भी हैं, किस कदर खुश दिली से दरामद शुदा फ़लसफ़ों और ख़यालों को ओढ़े हुए हैं। बिला पेश पस मगरिबी तर्ज़ एहसास पहने हुए हैं। हमारी वजूदी, शऊरी, ख़याली ज़रूरत क्या पूरी हुई? शख्सियत दब गई, जहन बुझ सा गया, और हम जिस्म से रूह तक हो गए हैं खुद अपने लिए अजनबी, जैसे दुनिया में अपनी तो कोई हकीकत नहीं। हाय हाय हाय, वाह क्या कहने, ये क्या कुछ बात। नज़में वो थीं जो आज की गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा रब्त रखती थी, तो मैंने कहा पेश कर देता हूँ। हाँ, अब आप खुद थी कह रहे हैं तो इसका मतलब है हम अपने इख्तिताम के करीब करीब आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन बहरहाल आपने बड़ी इसमें बड़ी शिद्दत से महसूस भी किया है, और आपका आपका आप अपने मुताले से परखा भी है। तो ये आपने कहा कि मुशायरों में इसे बड़ा पसंद किया जाता है। पिछली बार कौन से मुशायरे में आपने ये पढ़ा था, कितने ज़माने पहले? नहीं, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। अच्छा। कराची लिटरेचर फेस्टिवल अभी फरवरी में हुआ है, तो वहाँ मैंने पढ़ी, आधी नज़्म पढ़ी थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के मुंतज़मीन को बड़ी जल्दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मुशायरे के लिए बमुश्किल उन्होंने 1 घंटे का वक्त रखा था, जिसमें 13-14 शोरा थे, तो ज़ाहिर बात है उसमें थोड़ा सा वक्त की किल्लत थी। और वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने वहाँ 2 नज़में मेरे जहन में थी कि मैं पेश कर दूँगा कोई एक आध शेर के साथ। तो वो पहली नज़्म थोड़ी शायद लंबी हो गई, जो उन्होंने वैसे 5 मिनट का वक्त दिया था, वो 3 मिनट पे उनको परेशानी शुरू हो गई, तो मैंने कहा चलें बस एक हिस्सा मैं सुना देता हूँ। तो वो वहाँ पर, या ये जो अपना आर्ट्स काउंसिल की जो कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर मैंने इस नज़्म को पेश किया था। और लोगों को असल में इसका जो अंदाज़ है ना वो एक तरह से अवामी भी है। बिल्कुल। वो लोग भी बहुत इससे हज़ उठाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं। और जो ख़वास हैं
वो उसकी गहराई को जो है उससे हज़ उठाते हैं। तो ये दोनों सतहों पर इसका इब्लाग हो जाता है किसी हाँ, ना बहुत किसी खूब, हद तक। बहुत खूब। और ये तो सियासी नज़रियात को भी सपोर्ट करती है कुछ लोगों के, तो ये हो सकता है हाँ शायद आप इकबाल की तरह कुछ साल बाद आपकी नज़म भी जो है वो खैर ये तो वक्त बताएगा। हाँ। तो हम शायर जो है वो, जो जैसा आपने कहा कि आप जिस अहद में हैं, जिस ज़माने में हैं, जिस असर में हैं, या जिस माहौल में हैं, अपने इर्द गिर्द से जो है जो आप देखते हैं वो आप लिखते हैं, या जो महसूस करते हैं वही लिखते हैं, और यही ईमानदारी है कि मैं किसी और का ख्याल या किसी और, लेकिन ख्वाब भी तो लिखा जा सकता है जो हकीकत में ना हो, और कयास भी तो लिखा जा सकता है। हाँ नहीं, देखिए एक बात जहन में रखें कि ख्वाब हो गए या तख़य्युल हो गया, आपकी ये चीज़ें बाहर से अंदर आती हैं। तो आप ख्वाब में मेरा ख्याल, अच्छा ख्वाब के भी कई सारे माने हैं। जी जी। इंसान जागते हुए भी ख्वाब देखता है, वो ख्वाब भी लिखे जा सकते हैं। और जो मदहोशी की हालत में देखा जाए ख्वाब, तो वो भी जो आप जागते में जो आपने महसूस किया है उनका परतौ होते हैं, उनका साया ही ये होता तो बड़ी साइंसी बात है। मेरा तो अपना इस कुछ हद तक जो है मेरा ख्याल है कि हमें उन चीज़ों को जो है वो सामने रखना चाहिए। हाँ। अब ये जिस साइंस से इसका ताल्लुक़ है ना, ख़ुद साइंस में उसको बहुत कम दर्जे का जो है वो रखा जाता है, यानी मैं नफ्सियात की बात कर रहा हूँ। तो साइकोलॉजी को जो है ना इतना ज़्यादा अहमियत दूसरे शोबे साइंस के नहीं देते। और सही है, उसमें मैं ख़ुद जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो भी इससे कोई नाराज़ नहीं होते, क्योंकि इंसान जो है ना उसकी सोच में जितना तगय्युर है, बिल्कुल, तो वो तो फितरत तो एक निज़ाम का नाम है ना, उसमें एक रब्त है, बला का रब्त है। लेकिन इंसानी सोच जो है, इसीलिए देखिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं होते हैं, मज़ामीन होते हैं जिनका ताल्लुक़ सोशल साइंसेस से हो, उनमें आप कोई रूल नहीं बनाते, सारी थ्योरीज़ होती हैं, लॉ नहीं होता कोई। तो उसकी वजह यह है कि वो सारा का सारा इल्म इंसानी सोच पर मबनी है। यार बुनियादी तौर पे उलूम को हम दो ही हिस्सों में जो है ना वो तकसीम कर सकते हैं। या तो ये पूरी कायनात है, इस कायनात को समझना है तो नेचुरल साइंसेस, या फिर इंसानी सोच है उसको समझना है तो सोशल साइंसेस। तो उस सोशल साइंसेस में जो इंसानी सोच का पूरा अमल है उसकी तहलील करना, उसकी तफसीर करना, तो ये नफ्सियात के मैदान में किया जाता है। तो उनके मुताबिक यही है कि जो ख्वाब जो हैं उनका ताल्लुक़ हम किसी ना किसी, मतलब बराह रास्त नहीं, लेकिन किसी ना किसी तरह से हमारी ज़िंदगी से ही होता है। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। असल में मैं, जैसे आप जानते हैं, मैं राइटिंग पढ़ाता हूँ या कहानी के बारे में बच्चों को जो सीखता हूँ वो। अच्छा, इसमें मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बात जहन में रखें, गालिब ने जो है, गालिब की शायरी जो है ना बुलंदी की शायरी है, ठीक है, और उसकी वो बुलंदी का इतना ख़्वाह है कि वो खुदा से भी ऊपर की बुलंदी की बात या सोच रहा होता है। तो ऐसे अब तो ऐसा तो नहीं है, गालिब का माहौल तो नहीं है ना कि गालिब की सोच है, हाँ, ठीक मैं है ना। यही हाँ, इसी तरफ तो मैं यहाँ पे ये बात असल में उसको वाज़े करना चाह रहा था कि मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने तख़य्युल की उड़ान से दस्तबरदार हो जाएं। तख़य्युल की उड़ान, लेकिन गालिब ने अपना मसला लिखा है। गालिब तो पहला मॉडर्निस्ट है, और जिसे कहना चाहिए कि बागी भी कह लीजिए आप उसे, आउटसाइडर भी कह लीजिए। उसका जो मसला था उसने उसको उस कैनवस पे पेंट किया है कि अक्ल हैरान रह जाती है। तो इसी तरह से मसला, आपका मसला होना चाहिए बस, ठीक है। यकीनन फिर उसको आप अपने तख़य्युल के ज़ोर पर जिस बुलंदी पे लेके जाना चाहें वो लेकर जाएं। मेरा मकसद यही था। मेरे सवाल जो है वो शायद उसकी परतें मैं ठीक से खोल ना पाया, लेकिन आपने इसको
मैं असल में एक मंच से मैं बच्चों को गुजारता हूँ, जबकि जूँ हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे तख़य्युल पर हमारी सीखी हुई चीज़ें, पढ़ी हुई किताबें या मुख्तलिफ़ शख्सियात जिनसे हमने असर लिया, हमारी सोच पर उनकी छाप लगती चली जाती है, और हम जब सोचते हैं तो बहुत सारे पर्दों में और परतों में से गुजार कर कोई फैसला करते हैं। अब देखें, जब मैं कहता हूँ ना कि आपका तजुर्बे किसी तरह से आपका तजुर्बा बना हो, कोई आपका मसला हो, ये मसला 3 तरह से पैदा हो सकता है। तो जो आप मेरा ख्याल है बात कर रहे हैं वो इसी से जुड़ भी जाएगी। या तो इंसानी तजुर्बा होगा, आप गुज़रे होंगे, ठीक है, या आपका मुशाहिदा होगा, और या फिर आपका मुताल्ला होगा। तो बहुत सी चीज़ें बराह रास्त नहीं, मुताल्ले में तो वो भी चीज़ आ सकती है ना जो आपसे बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन चूँकि मुताल्ले में आ गई फिर वो आपका मसला भी बन गई, तो आप उसका इजहार कर सकते हैं, उसका लाइसेंस आपके पास है। लेकिन आप ये नहीं समझते, मैं असल में अपना सवाल मुकम्मल करूँ, मैं कि जब हम बहुत छोटे थे और जब इन किताबों का या शख्सियात का असर हम पर नहीं हुआ था, तो हम अपने तख़य्युल में किसी पाबंदी के कायल नहीं थे, किसी मयार के कायल नहीं थे, और हम ये सोच सकते थे कि मैं अगर इस रोशनदान से छलांग लगा लूँ तो हो सकता है मैं खलाओं में उतर जाऊँ, और हम अपने इस ख्याल में बहुत पुख्ता भी हो सकते थे। तो मैं जब कहानी के बारे में बात करता हूँ तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि सोचो, अगर तुम 5 साल की उम्र के होते या 6 साल की उम्र के होते या 7 साल की उम्र के होते, जब तुमने कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी, ऐसी कोई कहानी नहीं पढ़ी, तो जनरली तुम्हारे पास क्या ख्याल आता? क्योंकि कुछ बच्चों के साथ जब मैंने इंटरेक्शन किया, जो कम उम्र के बच्चे, जब उनसे कहानियाँ सुनी तो उनकी कहानियों में कमाल की इमेजिनेशन थी। क्योंकि वो इमेजिनेशन हम अगर सोचने बैठते हैं तो हम उसे किसी जाविये से देखते हैं, किसी मयार पे परखते हैं, वो तो धड़ल्ले से अपनी बात करते हैं। साहब, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने मैं बच्चों ये कहना ही चाह रहा हूँ, तो सॉरी, कि शायर में ये बच्चा वापस कैसे पैदा हो सकता है? नहीं, जो वापस शायर में वो होता है, शायर में तो वो बच्चा मौजूद है। वो तो अगर वो जिंदा, और उसको जिंदा रखना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं आपको मिसाल दे रहा था कि मैंने ऐसे ही होता है कि मेरी बच्चियां जो है ना रात को मुझसे कहानी सुनती हैं, तो मैं फिलबदी कोई कहानी जो है वो बना के उन्हें सुना देता हूँ। अच्छा, अब वो चूँकि छोटी हैं तो मैं वही जो आप कह रहे हैं कि सारी क़यूद को और ज़वाबित को तोड़ के कोई जो है ना कहानी बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो कभी अच्छी बन जाती है तो वो मैं फिर लिख भी लेता हूँ। वाह वाह वाह। तो इस तरह मैंने कुछ कहानियाँ जो है वो लिख भी ली बच्चों के लिए, जो उनको सुनाई। दूसरी बात ये कि देखिए, ये जो क़यूद है ना, ये इतनी सारी हैं और इतनी तरह की हैं, और बहुत सी क़यूद तो ऐसी हैं जो आप सामने भी नहीं, मतलब खुद ज़बान एक कैद बन जाती है, ठीक है ना। अब ज़बान की कैद को छोड़ना, आप उससे अगर आप निकलने की कोशिश करेंगे ना, तो जो फ़ी ज़माना जो ये जो सारी इसनाफ़ हैं शायरी की, आपको इनको तोड़ना पड़ेगा। ये जो नसरी नज़्म का तजुर्बा है, ये बेसिकली उन्हीं क़यूद को तोड़ने का नाम है कि आपका, जैसे हम कहते हैं कि तख़य्युल की एक रॉ में बहते चले जाए और जो कुछ आ रहा है वो आप लिखते हैं उसमें। वैसे तख़य्युल की रॉ कहीं टूटती नहीं है, टूटे ना हो। अच्छा, फिर हमें एक पूरी एक इसमें आपने जो बात की, ये डाडाइज़म जो है आर्ट में, तो ये तो है ही वो कि जो बच्चा, ये डाडा का जो लफ्ज़ है, ये एक्चुअली जिसे कहना चाहिए कि वो बच्चे का तलफ़्फ़ुज़ है, जो वो डाडा जो है ना, ये उसी से निकला हुआ है। और फिर उसी से जो है वो तहरीक मिली आपकी, जिसे कहना चाहिए सुररियलिज़म को, फिर एब्सर्डिज़म को। और ये जो आप बात कहना चाह रहे थे, तो आर्ट में, फ़नून लतीफ़ा में तहरीकें मौजूद हैं, और अब एब्सर्ड प्लेज़ लिखे जाते हैं या एब्सर्ड पोम्स लिखी जाती हैं, उनमें वही ख़याल की रॉक और जो ज़बान जहाँ जहाँ क्लीशे बन रही हो उसको तोड़ने का नाम है। तो क्लीशे तोड़ते हैं लोग, और अच्छा फिर लगता बज़ाहिर ऐसा है कि ये तो कोई बेरब्त सी तख्लीक है, लेकिन उसके बड़े गहरे मतालिब होते हैं। और जो तकनीक की सतह पर ये होता है कि वो सुररियलिज़म या एब्सर्ड जो है नज़्म होगी,
और जिसमें आप जितने भी मुसल्लिमात हैं ना उनको भी निशाना बनाते हैं, चाहे वो मज़हब का हो, चाहे वो मुआशरे के और किसी महाबयानिया हो कोई, और इस तरह से आप उस पर तंज़ भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, और उसमें आपका बुनियादी तौर पे उधर आपका जो आपके अंदर का जो बच्चा है ना वो अपने पूरे भरपूर तवानाई के साथ जो है वो एक कहना चाहिए कि तख्लीकी अमल में आपके साथ होता है। आपने बड़ा बड़ा खूब बयान किया इसको, बड़ा मुझ समेत बहुत से लोगों के लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी क्योंकि ये बड़ा गुंजलक तख़य्युल है, इसको समझने के लिए शायद काफ़ी। लेकिन गज़ल के दायरे में रहते हुए कभी ऐसी आज़ादी हो सकती है, लेकिन गालिब ने कैसे खुद को इतना आज़ाद रखा? नहीं, देखें, आज़ादी को के दो सतह हैं। एक सतह है इजहार की आज़ादी और एक सतह है ख़याल की आज़ादी। तो आप जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं गालिब के हवाले, वो ख़याल की आज़ादी है। बहरहाल इजहार की आज़ादी तो नहीं है, वो दो मिसरों में कह रहा है एक शेर को, वो औज़ान का ख़याल रख रहा है, बहर का ख़याल रख रहा है, काफ़िया रदीफ़ का ख़याल रख रहा है, अल्फाज के वो जो इस्तेमालात हैं यानी ज़बान बयान के जो भी मामलात हैं सब, बल्कि ना सिर्फ ख़याल रख रहा है बल्कि वो उसमें वुसअत पैदा कर रहा है, वो ऐसा तख्लीकाना इस्तेमाल कर रहा है किसी लफ्ज़ का कि ज़बान में वुसअत पैदा हो रही है, लेकिन उन क़यूद में रहते हुए। इजहार की क़यूद बहरहाल अपनी जगह है, और ख़याल के जितने भी ज़ंजीरें हैं वो तोड़ते हुए जाते हैं जो बड़े शायर होते हैं। हाँ, ये है। तो अच्छा, जहाँ आपने अभी नज़्म में डाडाइज़म कहिए या सुरियलिज़म कहिए, यहाँ हमारे यहाँ नज़मों में कौन से शोरा हैं या जिनका नाम आप कह सकते हैं कि इनकी शायरी में इन तहरीकों का असर दिखता है, या आप ख़ुद किस कदर मुतासिर हैं इन चीज़ों से? देखें, पहली चीज़ ये कि अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं सुरलिस्ट अप्रोच के साथ, या तो आपको फिर ये आज़ाद नज़्म की कितना इससे आप मुत्तफ़िक हैं या कितना इसको मगरिबी समझते हैं, और ये भी एक सवाल है वैसे। देखिए, वैसे तो इल्म किसी कौम की मिरास नहीं होती, आर्ट किसी कौम की मिरास नहीं होता, ठीक है। जितना गालिब हमें पसंद है, शेक्सपियर भी उतना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें नहीं देखना चाहिए, पहली बात, ठीक है। अच्छी तहरीक, कोई अच्छा तजुर्बा, कोई अच्छा ख़याल जहाँ से हो उसे हमें ले लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो मैंने नज़्म लिखी है ना कि हम सिर्फ लेने पे ही कनात कर लें, हमें कुछ देना भी है ना भाई। बस मेरा जो रोना है वो ये है कि कुछ ना कुछ तो हम भी दें ना। तो लेकिन अच्छी चीज़ को आप कहीं भी हो उसको आप ज़रूर हासिल करें। तो अब ये जो आपने बात की कि सुरलिस्ट अप्रोच की कोई नज़में, देखें, एक तो पहली बात कि हमारी जो फ़ी ज़माना शायरी है और जो रिवायत भी है वो गज़ल की एक तवाना रिवायत है, तो हमारे ज़्यादातर शोरा तो गज़ल की तरफ आ जाते हैं, और जो गज़ल की तरफ आ जाता है तो वो इन तहरीकों की तरफ तो आ ही नहीं सकता। बमुश्किल उन गज़लों में रहते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्निस्ट हो जाएंगे, या थोड़े बहुत पोस्ट मॉडर्निस्ट ख़यालात, अच्छा ख़यालात ला सकते हैं आप, पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच तो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज़म तो नाम ही जो है क्लीशे को तोड़ना है, तो आप गज़ल के स्ट्रक्चर को तो नहीं तोड़ेंगे ना, वो तो गज़ल ही नहीं रहेगी। तो ये चीज़ हमें नज़्म में नज़र आती है। अब जब हम नज़्म की तरफ आते हैं तो नज़्म के बहुत अच्छे अच्छे शोरा मौजूद हैं जो जिसे कहना चाहिए कि इस तरफ काम करते हैं, लेकिन उसमें ख़ासकर मैं नाम लूँगा ये जो नसरी नज़में लिखने वाले शोरा होते हैं ना, उनके यहाँ हमें ये चीज़ें किसी हद तक नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी उतनी कदर नहीं है, उतना उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो क्योंकि वो इतनी गुंजलक होती है, उससे वो ना लायानियत के ज़ुमरे में उसको डाल दिया जाता है कि यार ये क्या कह रहे हैं समझ, लेकिन उस पर गौर व खौस नहीं करते लोग। अब ज़ालिम सैयद साहब हैं, उनकी नज़में इतनी जल्दी नहीं खुलती। इसके अलावा ये तो खैर नसरी नज़म की मैं बात कर रहा हूँ। आज़ाद नज़मों में
बहुत सारे अच्छे अच्छे शोरा हैं। पंजाब साइड पे, इस्लामाबाद साइड पे जो इस वक्त नज़्म लिखी जा रही है, बहुत ज़बरदस्त लिखी जा रही है। वहीद अहमद साहब हैं, अली मोहम्मद फ़र्शी साहब हैं, अनवार फितरत हैं, एक बड़ी तादाद है, ठीक है, और बड़ी अच्छी नज़में लिखी जा रही हैं। कराची में एक ज़माना था कि यहाँ पर भी बड़े नज़्म के बड़े अच्छे शोरा थे। फ़ी ज़माना बहुत कम शोरा हैं जो नसी नज़्म के तो हैं, बहरहाल कुछ शोरा, अज़हर अब्बास हैं, अनवर सिंधराई भी नज़्म, उनका भी मजमू आया है, वो लिखते रहे पूरी ज़िंदगी लेकिन छपवाई नहीं गई। अच्छा, इससे पहले अगर हम नज़र डालें तो मेरे वालिद साहब ख़ुद बहुत नसी नज़में उन्होंने लिखी। सरवत हुसैन साहब ने, ज़ीशान साहिल की नसी नज़में हैं, कमर जमील साहब तो इसके सरखेल हैं इस तहरीक के। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वो मगरिब की ये जो तहरीकें थी ना, इससे इस्तिफ़ादा किया और उर्दू शायरी में एक नया मिजाज मुतारिफ़ करवाया। अच्छा, शायरी में जो है या अदब में या आर्ट में वो तहरीकें जो मशरिक़ से उठी हों, कोई काबिल ज़िक्र है? मशरिक़ से असल में ये तो पूरी दुनिया जो है ना मगरिब की ही बनाई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि माज़ी करीब में, माज़ी बईद तो छोड़े, उसमें तो बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि हिंद तहज़ीब का और मिस्र की तहज़ीब का और जो है फ़ारिस की तहज़ीब का तो बहुत ज़्यादा हिस्सा रहा। वो तो उसको माना भी जाता है, लेकिन मुसलमानों का भी जो है वो बहुत जगह पे जिसे कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन है। मुझे लफ्ज़ नहीं याद आ रहा उर्दू में तो बड़ी कोशिश के बावजूद तो बहरहाल तो जिसे कहना चाहिए, लेकिन चूँकि ये पूरा मंजरनामा मगरिब का तरतीब दिया हुआ है, ये पूरा कॉलोनियल एरा के बाद और सारा वो, तो उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे ना, उनको उस तरह से पजीराई या उनको उस तरह से पेश नहीं किया गया है। तो अब ज़ाहिर बात है, जैसे सूफ़ी तहरीक है, इब्न अरबी हैं, तो ये जैसे एक इनका एक कंट्रीब्यूशन है पूरे एक मिस्टिसिज्म में, ठीक है, या रूमी है, ठीक है, तो या आपकी जो है फ़ारसी शायरी है, ठीक है, हमारा सिंध का सूफियाना या कलाम है, सिंध का हमारा सूफियाना पंजाब का हाँ। सूफ़ी कलाम हो गया, सिंध का हो गया। तो ये शायरी में बड़ी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन उस पे ख़ुद हमने अभी तक उतना काम नहीं किया। और चूँकि हम वेस्ट की तरफ या मगरिब की तरफ देख रहे हैं, उनकी चीज़ों को ज़्यादा जिसे कहना चाहिए पजीराई मिल रही है, लेकिन काम हो भी रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ काम हो भी रहा है, लेकिन जिस पैमाने पे होना चाहिए, जिस नहज पे होना चाहिए, जिस जिन जावियों से होना चाहिए, उस तरह नहीं हो रहा। असल में ये जो जिस हमारी जो सरज़मीन, दरअसल जो अदब या ज़बान से अगर जोड़ें इसको मामला बात करें, तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है या सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये तो पूरा बरसग़ीर का जो जहाँ पर हिंदी और उर्दू या हिंदवी या उर्दू और हिंदी की मिलावट से जो ज़बान बनती है, उसका जो अदब उसमें जो भी होता गया, और उसी से इस इलाके की, इस खित्ते की बहुत सारी ज़बान है, क्योंकि ये इसकी तारीख़ तो कई हज़ार साल पुरानी है। बिल्कुल। तो फिर सिंध का अपना जो लिटरेचर रहा है, जो यहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई और बहुत कुछ है वो, लेकिन आप वही मुझे हैरत होती है कि ये इतना अदब का और ये गहवारा रहा, यहाँ पे लोगों के पास पैसा भी खूब रहा, ऐसी रियासतें रहीं जो कि एक अच्छे रोमानवी दौर में लंबे अरसे तक रहीं, और यहाँ गायकी और सुर और ये सब कुछ हमारी मीरास रहा। उसके बाद कोई ऐसी तहरीक नहीं मिलती, कोई नाम नहीं मिलता, या शायद मेरा मुताल्ला कम है कि देखिए उसकी कुछ वजूहात हैं। जैसे हम ये कहते हैं ना कि पूरा मगरिब में सबसे ज़्यादा जो असर है वो यूनान का है। कभी आपने, अच्छा ज़ाहिर बात है यूनान के में बड़े बड़े मुफक्किर गुज़रे, अरस्तु और सुकरात और अफलातून, और
क्या दुनिया उस वक्त या उसके आगे पीछे तारीख़ में क्या दुनिया के किसी और ख़ित्ते में जो है वो ऐसे मुफ़क्किर नहीं थे? होंगे यकीनन। लेकिन एक फ़र्क था, उन्होंने लिखने को तरजीह दी। उन्होंने लिखने को तरजीह दी। तो इसी तरह से ये जो मगरबी अक़वाम हैं, अंग्रेज़ हैं, उन्होंने चीज़ों को सिस्टमाइज़ किया। चीज़ें मौजूद थीं, सिस्टमाइज़ करके, और मैं कुछ अब अंग्रेज़ी के अल्फाज मुझे मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ेंगे, उलूम को एक तरह से कंपार्टमेंटलाइज किया, ठीक है, और जिसे हम कहते हैं कि इदारे बनाए, ठीक है, सिलेबस तरतीब दिए, और उन्होंने उसको थ्योराइज़ किया। अगर अब सही लफ्ज़ों में चीज़ों को थ्योराइज़ करते चले गए, तो चीज़ें तो यहाँ मशरिक़ में भी हो रही थी, थ्योराइजेशन नहीं हो रही थी उनकी। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि शायद हम बिल्कुल ही फारिग थे। ऐसा नहीं है, मतलब शंकराचार्य का काम कोई कम हल्का होगा, ठीक है, या और जितने भी बड़ी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं यहाँ पर, सबके बड़े अहम काम होंगे, लेकिन उस तरह से अच्छा आके अफसोस की बात ये कह लीजिए या अलमिया ये है कि अगर थ्योराइजेशन हुई भी तो वो भी तो अंग्रेज़ ने ही आके की ना। हमारी लुगत बनवा रहा है या वो तर्जुमा करवा रहा है बागो बहार का के नाम से, तो ये काम भी उसको वो समझ गया था कि इसको किस तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है, संभाला जा सकता है, आगे नस्लों में जो है उसे कैसे लेके जाना है। ये चीज़ें शायद हमने नहीं की, इस चीज़ में ये हमारी खामी ज़रूर है। तो अब यही वजह, ये जो एक तारीख़ी गलती शायद कह लीजिए जो हमारे इर्दाद से हुई, शायद ये वजह है कि हम अभी तक उस वाइट सुप्रीमेसी के असर से बाहर नहीं आते, या क्योंकि अब आप देखें अगर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उसमें अगर आप मेरा ज़ाती मुशाहिदा या मैं महसूस करता हूँ ऐसा कि वो अपने रंग, अपने कल्चर, अपने स्किन का जो उनके खाल का रंग है, या जो वो और उनका वो हर चीज़ में अब ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा एतमाद आता चला गया है उनके पास। हमारे अंदर भी आएगा। देखिए एक सदी जो है ना, कौमों की तारीख़ में कोई बहुत लंबा अरसा नहीं होती, 50 साल सदी ये जो है ना, तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, काम अच्छे करने चाहिए, कम से कम अपने हिस्से का चिराग जो है ना वो जलाते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वक्त गुजर जाएगा और अब ज़िंदगी या पूरी दुनिया जिस तरह से शेप हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील भी हो जाएंगी। ये जो आप बात कर रहे हैं जिसे हम एक्चुअली पोस्ट कॉलोनियल थॉट कहते हैं, तो ये भी एक तरह का पोस्ट मॉडर्निज़म का जो है ना वो एक फिनोमेना है कि जिसमें इलाकाई अदब, ठीक है, क्योंकि कोई भी मेटा नैरेटिव जो है ना, जब उसको आप तस्लीम करने से इनकार कर देंगे तो उसकी जगह क्या चीज़ लेगी, उस इलाकाई कोई चीज़ होगी वो ले लेगी। तो जितना अहम किसी अंग्रेज़ ऑथर का काम है, उतना ही अहम जो है वो किसी इंडोनेशियन का भी हो सकता है, किसी चाइनीज़ का भी हो सकता है, किसी हिंदू का भी हो सकता है, किसी जो है वो मुसलमान का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो इस तरफ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया भर की इस तरह के स्टडी सेंटर्स खुल रहे हैं और उसमें काफ़ी काम हो रहा है। तो आप यहाँ एक और नुक्ता बड़ा अहम है, हम जो है वो शायरी से होते हुए अब शायद मौजू जो है वो होते होते हम जो है, लेकिन ये बात बड़ी दिलचस्प है। यूँ महसूस नहीं होता कि दुनिया एक बेहतर लफ्ज़ अंग्रेज़ी का ही है, एक मोनो कल्चर की तरफ चली जा रही है, और अब तो जो हमारी जो आगे जो जनरेशन है, जो जेन अल्फ़ा, उन लोगों ने तो अपनी एक अलग ज़बान भी दरियाफ़्त कर ली है। मुझे इस बारे में कौन सी ज़बान है? बहुत ही है तो वो अंग्रेज़ी ही, लेकिन वो ऐसी अंग्रेज़ी है कि अंग्रेज़ों को भी सीखनी पड़े। उसमें हर दौर में होता रहा है, ये मखसूस लफ्ज़ आते गए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो रहा है मामला, या जेन ज़ी या जेन अल्फ़ा जो लोग हैं,
और जो मुस्तकिल एक वर्चुअल एक मस्नूई दुनिया की तरफ जो हम हैं, मतलब अब वो मैं आपने भी ये मुशाहिदा किया होगा, हमने भी किया होगा कि पहले तो ये होता था कि खेलने में दिलचस्पी थी, फिर खेल को देखने में दिलचस्पी हुई। अब ये होता है कि खेल को देखने के बाद जो लोग तज़िया दे रहे हैं उस पर उनकी ज़्यादा दिलचस्पी है। हाँ, उसको देखा जाता है। और मतलब और मतलब ये अलग एक मामला है और बहुत तेज़ी से ये लोग जो है वो बदल रहे हैं। और अब देखिए, जो ऑनलाइन है कि मतलब मैं अपने अपने बच्चे को देखता हूँ कि जब ऑनलाइन खेल रहा होता है तो उसके साथ वो बात कर रहा होता है, कोई सऊदीया में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, उनसे वो एक दूसरे से वो फ्रैंक होकर बिल्कुल बात ऐसे कर ही, रहे हैं। ऐसा मेरे घर में भी है। तो देखें, ये तो जब आप ग्लोबल विलेज बनाएंगे तो मोनो कल्चर तो डेवलप होगा ना। सही बात है। सो अब जब ये मोनो कल्चर डेवलप हो जाएगा तो फिर तो सारी ज़बानें ख़तरे में हैं। नहीं, देखें, मैं वो हैगल का जो डायलेक्टिकल मटेरियल डायलेक्टिकल सिस्टम है ना, वो रहता है। अच्छा। हाँ, यानी कि वो एक थीसिस एंटीथीसिस, जब चीज़ें, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, आपने जिस दौर में अपना मास्टर्स किया होगा तो उस वक्त ज़्यादा ज़ोर इस बात पे दिया जाता होगा, भाई कोई स्पेशलाइजेशन करो। हाँ। ठीक है, डेप्थ ऑफ नॉलेज पे। फ़ी ज़माना जिस चीज़ पे ज़ोर दिया जा रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, वो है ब्रेथ ऑफ नॉलेज। भाई अब आप देखें, यहाँ पे ऐसे भी मॉडल हैं एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के, जिसमें एक इंजीनियर गालिब भी पढ़ रहा है ना, आपके सामने की मिसालें हैं। तो कहने का मकसद क्या है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, और जिसे कहना चाहिए कि सो दैट आप जो है ना वो जो भी मिसिंग लिंक है ना उनको आपस में आप कनेक्ट कर सकें। तो अब वो स्किल सेट चाहिए जो कि, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये टेक्निकल स्टफ तो संभाल लेगी, ठीक है। आपने एक ब्रॉडर व्यू, जैसे हम कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, आप जो है ना पैनोरामिक व्यू जो है ना चीज़ों का देखें, ताकि ज़्यादा अच्छी फ़ैसला साजी कर सके। काम आपका यहाँ तक रह गया है, बाकी जब फैसला कर लेंगे तो मशीन को ही कह देंगे, वो काम कर देगी। लेकिन मशीन को अब देखिए ना, एक सर्टिफिकेशन हो रही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जी जी जी। ठीक है ना, कि भाई मशीन को बताना किस तरह से। अच्छा, वो आप उस वक्त ज़्यादा अच्छा बेहतर बता पाएंगे जब आपकी ब्रेथ ऑफ नॉलेज जो है ना वो ज़्यादा अच्छी होगी, तो आप अच्छा प्रॉम्प्ट उसे दे सकेंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह से ये जो मोनोकल्चर डेवलप हो रहा है, तो हो सकता है कि उसमें एक शनाख्त जब गुम होने लगेगी तो ये नस्ल जो है ये इस बात को महसूस करे और वो फिर कहे कि नहीं, हमें अब कुछ इक़दार अपनी, कुछ लिबास अपना, कुछ ज़बान अपनी जो है उसको तो पकड़ के रखना है, वरना तो हम तो गुम हो जाएंगे इस पूरे सैलाब में। तो ये दोबारा तहरीक इवॉल्व हो और ये चीज़ दोबारा आएगी, ऐसा नहीं है। और एक और बात भी तो है ना कि आपने यकीनन महसूस किया होगा कि एक 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 तरफ तो एक मोनोकल्चर है और दूसरी तरफ यहाँ दुनिया भर में इंसानों में इनफरादियत का तस्वुर भी है कि मैं सबसे अलग होकर दिखाऊं। देखिए, आईएमनेस जो है वो तो मॉडर्निज़म ने की देन है ना, वो तो मौजूद था। और पोस्ट मॉडर्निज़म में जो है वो आईएमनेस तो अपनी जगह रही, लेकिन उसमें वो जो आई था ना, वो उसने ये महसूस किया कि जो तारीख़ी जबर है ना, तो उसको तो मैं ख़त्म ही नहीं कर पाया, लिहाजा सब ये लायानियत ही है जो कभी, चाहे मैं हूँ चाहे सब हूँ। क्या कहना है? तो इस तरह का बस ज़रा इसको हम आपसे वादा लेते हैं कि हम दोबारा बैठेंगे साथ, क्योंकि आपके पास माशाल्लाह हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है। अरे नहीं, बस हमारे ये पास थोड़ी आपसे बहुत पूछने के लिए बहुत गुजारिशात हैं, कुछ है। अपने बुज़ुर्गों से सीखी हैं, अपने उस्तादों से सीखा है और आप जैसे दोस्तों से सीखा है, इवन अपने तालिब इल्मों से जब हम गुफ्तगू करते हैं उनसे भी सीखने का मौका मिलता है। और पता नहीं किस हद तक हम सीख पाते हैं, किस हद तक वो सारी बातों का कुछ निचोड़ जो है वो निकाल पाते हैं। कोशिश होती है अपनी सी, वो आपके सामने पेश कर देते हैं। एक चीज़ और पेश कीजिए हमारे सामने। जी, अच्छा जी, हाँ। इस महफिल को, इस सारे मकालमे को या हमारी बातचीत को
अगर आप किसी नज़्म या शेर में तो इसके कुछ अशार इस तरह से हैं कि इंसान अपने आप खुदा होके रह गया, वाह इंसान अपने आप खुदा हो के रह गया, एक जाविदा वजूद खला होके रह गया। हाय 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 वाह 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 बहुत वाह शुक्रिया। वाह 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 इंसान अपने आप खुदा होके रह गया, एक जाविदा वजूद खला होके रह गया, तक़वीम की बिसात पे एक लाजवाल सच, वाह तक़वीम की बिसात पे एक लाजवाल लाजवाल सच, सच, ख्वाबो ख्याल वहमो नशा होके रह गया। क्या कहने, वाह 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 ख्वाबो वाह, ख्याल वहमो नशा होके रह गया, जाने कहाँ निकल गया अपनी तलाश में, जाने जाने कहाँ निकल गया अपनी अपनी तलाश में, इंसान आदमी से जुदा होके रह गया। क्या कहने भाई, क्या कहने। एक बड़ी बहस उर्दू में रही है। हसन अस्करी साहब एक बहुत अहम नक़ाद, आप यकीनन जानते होंगे, फिर सलीम अहमद साहब, तो इन लोगों ने एक रिवायती आदमी का तस्वुर और एक अभी एक असरी इंसान का तस्वुर दिया कि असरी इंसान जो है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है। रिवायती आदमी जो था वो एक कुल का नाम था और वो फिर फितरत से करीब भी था, उसकी असल एक्चुअली बंदगी थी वग़ैरह वग़ैरह। तो बस उसी तनाजुर में ये शेर है कि जाने कहाँ निकल गया अपनी तलाश में, इंसान आदमी से जुदा होके रह गया, पूरा सुकून पूरी खुशी पूरा आदमी। हाय 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 पूरा हाय, सुकून, वाह 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 वाह, पूरा सुकून पूरी खुशी पूरा पूरा आदमी, आदमी, ये ख्वाब ये गुमान हवा होके रह गया। क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या कहने। और दस्ते खिरत ने ऐसे मज़ामी किए रकम, दस्ते खिरत ने ऐसे मज़ामी किए रकम, उन्वाने ज़िंदगी ही नया होके रह गया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, और तदबीर एक भी न कोई कारगर हुई, तदबीर एक भी न कोई कारगर हुई, हर काम दिल खराश सज़ा होके रह गया। हाय 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 हाय, और इसका मक्ता है कि सलमान जिस्म रूह का किस्सा अजीब है, सलमान जिस्म रूह का किस्सा अजीब है, मौजूए कायनात सिवा होके रह गया। वाह वाह वाह, इंसान अपने आप वाह वाह, खुदा होके रह गया, एक जाविदा वजूद खला होके रह गया। लेकिन आखिर में मैं इस नज़्म, इस किताब के जहाँ गज़लों का हिस्सा ख़त्म हो रहा है ना, एक शेर है, मेरा ख्याल है हमें गुफ्तगू उस शेर पे ख़त्म करनी चाहिए, इस गज़ल पे नहीं। अच्छा, और वो शेर है, उस पे हम बस ये आखिरी मैं सुनाऊंगा कि ज़िंदगी का खिराज इतना है वालिहाना इसे जिया जाए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदगी का खिराज इतना है वालिहाना इसे जिया जाए। वाह 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 वाह, एंडिंग नहीं होनी। हाँ बहुत खूब। आपने जो है, क्या बात है, अभी इससे पहले जो बात हुई वो मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये हम चूँकि इख्तिताम हमें एक मस्बत नोट पे करना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने कहा ये शेर सुना। अच्छा, वो अगर ज़िंदगी को बाइनरी देखा जाए तो वो उम्मीद और अंदेशे में ही तो रहती है। हाँ, लेकिन एक और आपको, जैसे आप मीर है ना, मीर का कहते हैं आह का शायर, ठीक है, और ट्रेजेडी को कहा जाता है कि ये हायर फॉर्म ऑफ आर्ट है जी। तो ये बताइए कि असल में बाइनरी भी नहीं है मामला तो सिर्फ एक ही नुक्ते पर है। वो जो गम की मेराज है ना, उससे बड़ी कोई खुशी है नहीं एक्चुअली। क्या कहने भाई, खूब रही। और ये महफिल हम दोबारा जो है वो कुछ अरसे बाद फिर हम आपका वक्त लेंगे। बड़ा मज़ा आया। इख्तिताम मी कलमात तो आप कह ही चुके हैं, मेरे पास कुछ कहने के लिए अब है नहीं। तो खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।